वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर और आज हम स्टार्ट करेंगे जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है जनन, संचरण और वितरण। डियर स्टूडेंट, ये पावर सिस्टम का एक फुल टॉपिक है। पावर सिस्टम को जैसे दो तरीके से डिवाइड किया गया, आप देखेंगे पावर सिस्टम को तो PS को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, PS1 एंड PS2, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो PS1 और PS2 को कैसे डिवाइड किया गया है यहाँ देखेंगे आप। PS1 और PS2 को कैसे डिवाइड किया गया है देखेंगे तो PS1 में जनरेशन और ट्रांसमिशन दे दिया है और PS2 में डिस्ट्रीब्यूशन को दे दिया गया है, जिसमें स्विच गियर पावर सिस्टम का पूरा आता है। तो हम यहाँ पर बेसिक जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे बेसिक, ट्रांसमिशन के बारे में बेसिक पढ़ेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, ये तीनों के बारे में बेसिक पढ़ेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है जनरेशन का है, और जनरेशन क्या होता है इसे आप अच्छे से थोड़ा सा देख लें। एक्चुअल में जनरेशन क्या होता है, जनरेशन को डिफाइन करने के लिए आपको कुछ टर्म्स को समझना होगा। सबसे पहले देखो जनरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रिकल पावर का जब जनरेशन किया जाता है तो ये 11 kV में किया जाता है। इलेक्ट्रिकल पावर का जनरेशन कितने में करते हैं हम? 11 kV में करते हैं। इसी 11 kV को डियर स्टूडेंट 11,000 वोल्ट भी कहा जाता है, 11,000 वोल्ट भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिकल का पावर जनरेशन हम अल्टरनेटर के द्वारा करते हैं और अल्टरनेटर के द्वारा 11 kV में करते हैं। इसी 11 kV को 11,000 वोल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन में आप देखोगे कि इसी इलेक्ट्रिकल पावर का जो जनरेशन किया गया है उसी का क्या करते हैं हम? ट्रांसमिशन करते हैं। तो जनरेशन हमने कितने में किया बेटा? 11 kV में किया। अब इसी 11 kV को हमें क्या करना है? ट्रांसमिट करना है। मानकर चलिए ट्रांसमिशन में हमने 11 kV को लगभग यहाँ से हमें 500 किलोमीटर दूर भेजना है, या हमें 300 किलोमीटर दूर भेजना है, या हमें 200 किलोमीटर दूर भेजना है, हमें या 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में भेजना है। तो अलग अलग डिस्टेंस में हमें क्या करना होगा? अलग अलग वोल्टेज ग्रेडिंग के आधार पर उसे हम ट्रांसमिट करेंगे। जैसे 100 किलोमीटर की दूरी है तो 100 किलोमीटर हमें इसी 11 kV को 100 किलोमीटर ट्रांसमिट करना है। तो 100 किलोमीटर के लिए हमें देखना होगा कि 100 किलोमीटर में पावर लॉस उतना कम हो कि 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में हमें उतनी बिजली प्राप्त हो जाए, क्योंकि AC में क्या होता है बेटा? लॉसेस होते हैं। तो AC में लॉसेस होने के कारण बेटा हम क्या करते हैं, इसको हम वोल्टेज के ग्रेडिंग को बढ़ा देते हैं। यदि इस चीज़ को समझे हम तो और ऐसा समझ सकते हैं, जैसे 100 किलोमीटर में मानकर चलिए हमें 33 kV या 66 kV बिजली को क्या करना होगा? ट्रांसमिट करना होगा। ठीक है, इसको 100 किलोमीटर के दायरे में या तो 33 kV या 66 kV या फिर 132 kV इसको ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे 200 किलोमीटर की यदि कहीं दूरी है तो 200 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए आप लगभग 220 kV, 132 kV या 220 kV आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। 300 kV के लिए 300 किलोमीटर के लगभग आप 400 kV का ट्रांसमिशन लाइन का यूज़ करेंगे। 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है बेटा, तो 500 किलोमीटर में लगभग 765 kV ट्रांसमिशन लाइन का यूज़ करेंगे। देखिए 100 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए हमने या तो 33 kV या 66 kV या फिर 132 kV का ट्रांसमिशन लाइन यूज़ किया। उसके बाद जैसे 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो 220 kV या 132 kV का हमने यूज़ किया ट्रांसमिशन लाइन का। 300 kV है, 300 किलोमीटर है तो 400 kV लाइन का, 500 किलोमीटर है तो लगभग 765 kV लाइन का। और इंडिया में मैक्सिमम जो है हाईएस्ट ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज है वो कितना है बेटा? 765 kV है। मतलब इंडिया में हाईएस्ट ट्रांसमिशन लाइन का जो लेवल है, वोल्टेज लेवल कितना है? 765 kV है। उससे ज़्यादा आप अभी ट्रांसमिशन लाइन नहीं बनी है इंडिया में। अब देखिए जनरेशन हमने किया 11 kV में,
ट्रांसमिशन हम कितने कितने में कर रहे हैं बेटा? 33 में भी कर रहे हैं, ठीक है, 66 kV में भी कर रहे हैं ट्रांसमिशन, ठीक है, 132 kV में भी ट्रांसमिशन कर रहे हैं ना हम। फिर आप देखेंगे तो 132 के बाद 220 kV में भी ट्रांसमिशन करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन आपको मिल जाएगी। ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज रेटिंग का भी अपना महत्व है। ये 33 kV दिख रहा है बेटा, ये 32 kV नहीं हो सकता, क्लियर है? 66 kV है, 60 kV नहीं हो सकता। kV मतलब किलो वोल्ट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 11 kV है और 11 kV को हम कितना लिख सकते हैं बेटा? 11,000 वोल्ट लिख सकते हैं, 11,000 वोल्ट लिख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर 33 kV तो 33,000 क्या हो गया बेटा? वोल्ट हो गया, ठीक है। तो 33,000 वोल्ट हो गया। 66, 132 kV, 220 kV, फिर 400 kV, 400 kV, फिर मैक्सिमम 765 kV। तो हम जनरेशन 11 kV में करते हैं और 11 kV में जनरेशन करने के बाद जितनी डिस्टेंस होती है, मतलब डिस्टेंस के रिक्वायरमेंट के आधार पर, दूरी के आधार पर, दूरी कम होगी, मानकर चलो 50 किलोमीटर के बीच में डिस्टेंस है तो 33 kV, 100 किलोमीटर के अंदर है 66, 132, ठीक है, 100 किलोमीटर के ऊपर है तो 132 या 220 kV, ठीक है, 200 किलोमीटर के आसपास। 300 या 400 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस है तो 400 kV। 500 किलोमीटर के ऊपर का डिस्टेंस है, जैसे बालाहाट से हमें बिजली पहुंचाना है भोपाल, तो हम क्या करेंगे? ट्रांसमिशन लाइन कैसा यूज़ करेंगे बेटा? 765 kV का ट्रांसमिशन लाइन यूज़ करेंगे, तब 500 किलोमीटर दूरी पे हम बिजली ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये सब संभव किस में है बेटा? AC में ही संभव है, DC में संभव नहीं है, क्योंकि हम वोल्टेज को आराम से ट्रांसफार्मर के द्वारा घटा और बढ़ा सकते हैं। बाकी ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसके माध्यम से वोल्टेज को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। AC के वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने के लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। ये जनरेशन के बाद ट्रांसमिशन और ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन किसके द्वारा संभव है? सिर्फ और सिर्फ यही ट्रांसफार्मर के द्वारा संभव है। 11 kV को हम यहाँ पर 33 kV में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बेटा कौन सा ट्रांसफार्मर लगेगा यहाँ पे? स्टेप अप लगेगा, स्टेप डाउन लगेगा? स्टेप अप लगेगा ना, स्टेप अप लगेगा। हमने क्या किया? 11,000 वोल्ट को हमने 33,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पर कौन सा ट्रांसफार्मर लगा बेटा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये 11 kV को कितना कर दिया? 33 kV में कर दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पर यदि ये ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं होता तो हम ट्रांसमिट कर सकते थे क्या? भाई नहीं कर पाते। तो हम क्या करते हैं, इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। आपके गांव में पहले क्या होता था? वोल्टेज ड्रॉप। आपके गांव में पहले वोल्टेज ड्रॉप होता था, आपके घर की टीवी चालू नहीं होती थी, VCR DVD प्लेयर चालू नहीं होता था ना। फिर सीलिंग फैन आपका बहुत स्लो घूमता था वोल्टेज लेवल कम होने के कारण। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा? आपके घर के पास में जहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वहाँ पर क्या लगा दिया? ट्रांसफार्मर लगा दिया। और वो भी कौन सा ट्रांसफार्मर लगा दिया? स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो रहा था, ट्रांसफार्मर लगा दिया गया। ट्रांसफार्मर लगा दिया तो आपको प्रॉपर वोल्टेज आपके गाँव में, आपके घरों में मिलने लगा। तो ये जो लेवल है ये किसका काम है? ट्रांसफार्मर का काम है। ऐसा काम कौन करता है? वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने का काम ट्रांसफार्मर करता है। एक चीज़ याद रखेंगे, ट्रांसफार्मर कभी पावर और फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता, सिर्फ वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने का काम करता है। दूसरी बात देखो, ट्रांसमिशन हो गया हमारा। जनरेशन के बाद क्या हो गया बेटा? ट्रांसमिशन हो गया। अब ट्रांसमिशन के बाद क्या करेंगे बेटा हम? भाई डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ना। मतलब कि जो हमने ट्रांसमिट किया, देखो ये 11 kV को हमने जनरेट किया, फिर उसको क्या कर रहे हैं हम? ट्रांसमिट कर रहे हैं। जबलपुर में बिजली उत्पन्न हुई। जबलपुर से बिजली कहाँ आ रही है बेटा? बालाघाट आ रही है। दूरी लगभग कितने किलोमीटर होगी भाई? 300, 350, 400 किलोमीटर के आसपास में होगी। तो बड़े बड़े टावर्स के माध्यम से बिजली को 11 kV को यहाँ पर बालाघाट तक पहुँचाने के लिए बड़े बड़े टावर्स का यूज़ किया जाता है। और उसका एक डिपार्टमेंट है,
मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जनरेशन का एक डिपार्टमेंट है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जिसे MPPGCL कहा जाता है। इसका डिपार्टमेंट कौन सा है बेटा? MPPGCL। इसका डिपार्टमेंट क्या है बेटा? जनरेशन का MPPGCL, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं हम। और ट्रांसमिशन का क्या है बेटा? MPPTCL, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। यहाँ पे वैकेंसी निकलती है, जेई की वैकेंसी आती है, टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है, ठीक है। फिर कौन सा डिपार्टमेंट हो गया बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन, इसे कहा जाता है MPKVVCL, मध्य प्रदेश पूर्व विद्युत क्षेत्र कंपनी लिमिटेड। इसके अलग अलग जोन हैं, पूर्व क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, ठीक है। इसके 3 क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, जिसे आप MPEB कहते हैं, MP मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जहाँ पर आप बिजली बिल जमा करते हैं बेटा, तो वो डिपार्टमेंट है MPEB, जिसे MPKVCL के नाम से जाना जाता है। तो ये डिपार्टमेंट कौन सा कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाता है। तो जनरेशन किसके पास हुआ? MPPGCL के पास। MPPGCL ने बिजली कहाँ पहुँचाया? MPPTCL के पास। और MPPTCL ने किसके पास पहुँचाया? MPKVCL के पास। अब MPKVCL किसको पहुँचाएगा बेटा? घरों में पहुँचाएगा बिजली। कहाँ पर पहुँचाएगा बेटा? घरों में बिजली पहुँचाएगा। तो ये क्या डायरेक्ट 33 kV हमारे घर में पहुँचाएगा क्या? नहीं पहुँचाएगा, ठीक है। डायरेक्ट 33 kV पहुँचाएगा क्या? नहीं पहुँचाएगा। तब क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाना होगा। तो इसके सब स्टेशन बनते हैं। जैसे जनरेशन ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन के सब स्टेशन बनते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। वैसे यहाँ पर भी जब सब स्टेशन में बिजली आएगी तो इसमें भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ तो करेंगे, लेकिन इसके भी 2 सब स्टेशन बनते हैं। पहला होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन और दूसरा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। और हमारे घरों में जो बिजली आती है बेटा वो सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आती है। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, सब स्टेशन से, यहाँ लिख सकते हैं आप सब स्टेशन से बिजली आती है। जैसे कि बालाघाट में आप जाएंगे तो 132 kV का सब स्टेशन है। अब उस 132 kV सब स्टेशन से बिजली आप देखेंगे तो मोती नगर का सब स्टेशन, छोटा छोटा सब स्टेशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, उसको डिस्पैच करते हैं और वहाँ से फिर घरों में बिजली आती है। तो यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ने क्या किया बेटा? यही 33 kV को या 66 kV को क्या किया? इसने 11 kV में कन्वर्ट कर दिया। मतलब हमने यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ाया था, अब यहाँ क्या कर दिया हमने बेटा? वोल्टेज को घटा दिया हमने। और वोल्टेज को घटाने में मेन रोल किसका है? ट्रांसफार्मर का। और यही इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर वोल्टेज को 33 kV को या 66 kV को या 132 kV को या 220 kV को या 400 kV को या 765 kV को कितने में कर दिया बेटा? 11 kV में। 11 kV में करने के बाद जिसको सिंगल फेस कनेक्शन चाहिए उसको सिंगल फेस मिल जाएगा, जिसको 3 फेस कनेक्शन चाहिए उसको 3 फेस कनेक्शन मिल जाएगा। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये फंक्शन है। ये पूरा जो सिस्टम है, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरा फंक्शन किसका है? पावर सिस्टम का है। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का पूरा ये टॉपिक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में ये पूरा टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए, अब आती है सोर्स ऑफ एनर्जी की बात। तो सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या होगा? सोर्स ऑफ एनर्जी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है बेटा कन्वेंशनल सोर्स, ठीक है। इसी कन्वेंशनल सोर्स को क्या कहा जाता है? यहाँ पर लिखा हुआ है परंपरागत स्रोत। इसी को क्या कहते हैं बेटा हम? परंपरागत स्रोत। तो ये परंपरागत स्रोत जिसे कन्वेंशनल सोर्स कहा जाता है, इसको किस कैटेगरी में रखा गया है आप इसको देख लीजिए। ऐसा स्रोत या ऐसा सोर्स, ठीक है, कन्वेंशनल सोर्स मतलब ऐसा सोर्स जो एक निश्चित समय के बाद खत्म हो जाएगा।
जो एक निश्चित समय के बाद खत्म हो जाएगा। तो वो कौन सा स्रोत कहलाएगा? परंपरागत स्रोत। जैसे कि आपने देखा है थर्मल पावर प्लांट। अब यहाँ पर देख लीजिए, कन्वेंशनल सोर्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है कॉमर्शियल और दूसरा नॉन कॉमर्शियल। तो कॉमर्शियल में आप देखेंगे तो जैसे कोयला एक निश्चित समय के बाद खत्म हो जाएगा बेटा, मतलब इसका काम खत्म। आज थर्मल पावर प्लांट से हम इलेक्ट्रिसिटी लगभग 67% जो है बिजली हमारे इंडिया में थर्मल पावर प्लांट से बनता है। आज से 20 साल बाद जब हम जाएंगे तो थर्मल पावर प्लांट क्या हो जाएंगे? अरे खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कोयले की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। जब कोयले की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो थर्मल पावर प्लांट बंद हो जाएंगे। तब उस समय कोई नई चीज़ से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट शायद हो सकता है, सोलर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके हम। तो ये जो है कोल एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम भी एक निश्चित समय के बाद क्या है बेटा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोलियम भी एक निश्चित समय के बाद खत्म हो जाएगा। तो पेट्रोलियम का हम यूज़ कहाँ करते हैं बेटा? हम पेट्रोलियम का यूज़ कहाँ करते हैं? डीजल पावर प्लांट में करते हैं कि नहीं? अरे पेट्रोलियम से क्या क्या बनाते हैं? चलिए, पेट्रोलियम से क्या क्या बनता है बेटा? पेट्रोल बनता है जिससे बाइक चलाते हैं, डीजल बनता है और केरोसिन और कौन सा ऑयल? ब्यूटेन। और ये पेट्रोल में होता है ब्यूटेन, उसकी ऑक्टेन संख्या को बढ़ाओगे कम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और क्या बनता है? आपने देखा डामर, रोड बनता है ना, तो भैया ये डामर ही बनता है, लास्ट में वेस्ट मटेरियल है। तो पेट्रोलियम से देखो हमने इतनी सारी चीज़, गैस भी उसी से बनेगी, निकलेगी। तो इस पेट्रोलियम का यूज़ करके एक समय के बाद अभी जो गाड़ियाँ देखो, अभी मार्केट में कौन सी गाड़ी आ गई आपको मालूम है ना? बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी आ गई, बैटरी से चलने वाली गाड़ी आ गई है। आने वाले समय में आपको जब पेट्रोलियम मिलेगा ही नहीं, पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो आपको मालूम बीच में पेट्रोल जब मिलना बंद हो गया था हड़ताल के कारण, तो लोग अपनी गाड़ियों में टंकियों में 5-5 लीटर 10-10 लीटर डलवाते थे कहीं ना कहीं से। तो हमें क्या करना पड़ता था? कंजर्व जमा करके रखना पड़ता था। आने वाले समय में पेट्रोलियम भी ख़त्म हो जाएगा। अब पेट्रोलियम कैसे बनता है? कई सालों पहले सड़े गले मृत अवशेषों के द्वारा पेट्रोलियम बनता है। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी। ये जो इलेक्ट्रिसिटी ये कॉमर्शियल सोर्स में इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, अब ये जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मतलब जल से ऊर्जा बनाना। यदि पानी ही नहीं होगा डैम में तो बिजली बना सकते हो क्या आप? नहीं बना सकते ना। तो ये भी एक समय में जो है ये ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए इसको कॉमर्शियल लिस्ट में रखा गया है। नॉन कॉमर्शियल में आप देखेंगे तो फायरवुड हो गया, ठीक है, स्ट्रे हो गया, और ये डंक आपने देखा ये क्या होता है? गोबर देखे हो आपने? हाँ, ये किस में आता है? नॉन कॉमर्शियल में आता है, और ये कन्वेंशनल सोर्स के अंतर्गत ही आता है। एक चीज़ को याद रखेंगे, जो वेस्ट मटेरियल है ये वेस्ट मटेरियल की लिस्ट में आता है। अब जैसे कि हमने ये कॉमर्शियल कन्वेंशनल सोर्स में यदि इसको अच्छे से समझना है तो हम इन चीज़ों पर फोकस करेंगे। पहला क्या है बेटा? परंपरागत स्रोत में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इंडिया में लार्जेस्ट आप देखेंगे तो गंगा नदी के जितने भी उसके डैम पर हैं, पूरे बांध बने हुए हैं गंगा नदी पर, और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर सबसे ज़्यादा आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मिलेगा। मध्य प्रदेश में तो नर्मदा नदी पर सबसे ज़्यादा डैम बने हुए हैं। उसके बाद बेटा देखेंगे थर्मल पावर प्लांट, तो मध्य प्रदेश में नॉर्दर्न कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड, ठीक है, एनटीपीसी के सबसे ज़्यादा पावर प्लांट जो है वो थर्मल पावर प्लांट है। ये एनटीपीसी आप सारणी देख लो, सारणी में पावर प्लांट है, सिंगरौली में पावर प्लांट है कि नहीं? तो ये सब थर्मल पावर प्लांट है। जहाँ पर कोयले की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर थर्मल पावर प्लांट कोयले से बिजली बनाना
वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। और हमारा मध्य प्रदेश जो है गोंडवाना लैंड में आने के कारण हमारे मध्य प्रदेश में कोयला बहुत ज़्यादा है। सिंगरौली वाला जो बेल्ट है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहलाती है बैडन, और बैडन जो है सिंगरौली में पड़ता है। सिंगरौली का जो बेल्ट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयले की अवेलेबिलिटी है, इसलिए थर्मल पावर प्लांट सबसे ज़्यादा वहीं लगे हुए हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के बैतूल आप जिले में जाओगे तो वहाँ पर सारणी पड़ता है, और सारणी में एनटीपीसी का बहुत बड़ा प्लांट है। वहाँ पर 5 से 6 यूनिट है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, लगभग 1360 मेगावाट का प्लांट है पूरा वो। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश, हमारे बालाघाट जिले में सारणी से बिजली आती है। उसके बाद देखेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट आपने सुना होगा तारापुर, ठीक है, काकरापारा, तारापुर, ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये बहुत पहले बने हुए हैं। और रिसेंटली हमारे मध्य प्रदेश के मंडला जिले में, कहाँ पर बेटा, मंडला जिले में, मंडला जिला के चुटका गांव में प्रस्तावित है न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक, तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में किसकी आवश्यकता होती है बेटा, यूरेनियम 235, 238, थोरियम की आवश्यकता होती है। हमारे इंडिया में केरल के रेत में सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, थोरियम ही निकलता है, थोरियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्यूल के रूप में जो न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ करते हैं हम, यूरेनियम 235, 238 हमारे पास है नहीं। हम यूएस से ख़रीद के लाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से ख़रीद के लाते हैं, वहाँ से हमें ये मिलता है। उसके बाद है डीजल पावर प्लांट, तो ये पेट्रोलियम से होता है। गैस पावर प्लांट, गैस जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से गैस भी निकलता है। और मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के आप सुहागपुर वाला क्षेत्र जाओगे, वहाँ पर रिलायंस ने अभी 10 साल पहले की बात है, वहाँ पर मीथेन का बहुत बड़ा प्लांट लगाया उसने, मतलब कि ज़मीन के अंदर से जो है गैस, मीथेन गैस निकालता है रिलायंस ग्रुप का। तो हमारा मध्य प्रदेश जो है ये ऐसे संपदाओं से भरा हुआ है। उसके बाद ये गैस पावर प्लांट, गैस होगी तो बिजली बनेगी और नहीं तो नहीं बनेगी। सेकेंड में है नॉन कमर्शियल सोर्स, और नॉन कमर्शियल सोर्स में डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे आप बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी और एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट, जो कूड़ा कचरा है अर्बन एरिया में आप देखेंगे तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या कहलाता है, तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स के अंतर्गत क्या आता है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, या इसे ही हम क्या कहते हैं, अपरंपरागत स्रोत। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत या अपरंपरागत ऐसे स्रोत हैं जो नष्ट नहीं होते, जो ख़त्म नहीं होते, मतलब कि ऐसे वेस्ट मटेरियल या ऐसे मटेरियल जो पृथ्वी पर हमेशा के लिए विद्यमान है, जैसे कि बायो एनर्जी। अब जैसे बायो एनर्जी जो है ये हमारे पृथ्वी पर विद्यमान है, जब तक पृथ्वी पर जीव जंतु हैं तब तक हमें ये मिलता ही रहेगा। सोलर एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा, लाखों करोड़ों साल 15 मिलियन वर्ष सूर्य की जो है एज लगभग नापी गई है। आज भी सूरज उतनी च ऊर्जा दे रहा है, उतनी च ऊर्जा में जलता है, उतना ही प्रकाश देता है। तो सूर्य की ऊर्जा ख़त्म होने वाली है क्या, नहीं होने वाली है। तो इसमें सूर्य की जो ऊर्जा ये हमेशा मिलती रहेगी, ये कभी ख़त्म नहीं होगी, हम इससे बिजली बनाएंगे। फिर है विंड एनर्जी, मतलब पवन ऊर्जा से आजकल पवन चक्कियाँ, आप जाएंगे मध्य प्रदेश के आप सीहोर वाले एरिया में जाएंगे आप, तो आपको मध्य प्रदेश के सीहोर के जमगोदरानी में सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी के वहाँ पर प्लांट लगे हुए हैं। आप इंदौर जाएंगे तो इंदौर में आपको, जब आप सीहोर वाले रोड से जाएंगे तो वहाँ पर आपको लाइन से बड़े बड़े आपको क्या मिलेंगे, हाँ, ये इस टाइप के विंड पावर प्लांट आपको देखने मिलेंगे। उसके बाद बेटा टाइडल एनर्जी, तो टाइडल एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद है एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट, तो अर्बन वेस्ट कहने का मतलब ऐसा जो है गाँवों में आपने देखा होगा कचरा जमा करते हैं गांव में, और मध्य प्रदेश का बैतूल जिला एक ऐसा जिला है बेटा जहां पर एक गांव है, वो गांव का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वहां पर पूरा वेस्ट मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है।
मतलब गांव का जितना वेस्ट मटेरियल है, पूरे वेस्ट मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। हमारा मध्य प्रदेश इन नॉन कन्वेंशनल सोर्स में बहुत आगे है, इसीलिए हमें हर साल कृषि के क्षेत्र में 6वें बार, लगभग 6 बार हो चुका है कृषि के क्षेत्र में हमें अवार्ड मिला है। तो क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश जो है कृषि के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा फर्स्ट रैंक है, और जो अर्बन एरिया में जो वेस्ट मटेरियल है, इसीलिए तो मध्य प्रदेश का जो इंदौर है बिजली बनाएंगे और बना ही रहे हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट के जमगोदरानी में जाएंगे गांव में, वहाँ पर बड़े बड़े क्या लगे हुए हैं, पवन चक्की लगी हुई है, विंड मिल्स लगी हुई है। उसके बाद है ये MHD प्लांट, मैग्नेटो हाइड्रो डायनेमिक प्लांट। ये MHD प्लांट ऐसा प्लांट है, इससे आप जैसे कि जनरेटर का प्रिंसिपल जो है, ये जनरेटर के प्रिंसिपल पर काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं आप। उसके बाद है सोलर सेल, आपको पता है सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, और जब तक सूरज रहेगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है और होती है। इसमें सोलर प्लांट की बात करें तो मध्य प्रदेश के सतना और रीवा डिस्ट्रिक्ट में इंडिया का लगभग 800 मेगावाट का प्लांट है, लगा हुआ है। सतना में लगा हुआ है और रीवा में लगा हुआ है, 800 मेगावाट का प्लांट। इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में और रीवा डिस्ट्रिक्ट में 800 मेगावाट का प्लांट लगा हुआ है। हमारा मध्य प्रदेश जो है इस मामले में बहुत आगे है। उसके बाद देखेंगे फ्यूल सेल्स, तो ये फ्यूल सेल्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। टाइडल सेल्स, जो आपने देखा होगा समुद्र में ज्वार और भाटा आते हैं, तो ज्वारी ऊर्जा से भी आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी मतलब कि पृथ्वी के अंदर की जो गर्मी है, उस गर्माहट से भी, क्योंकि आपको सतह पे जो अर्थ का जो है टेम्परेचर अलग मिलेगा, और 20 फीट यदि अंदर जाएं तो वहाँ का टेम्परेचर आपको अलग मिलेगा। तो यदि आप कोई एक पाइप के माध्यम से उस पाइप में आपने वाटर भर दिया और नीचे टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, ऊपर टेम्परेचर कम है, तो उसका सर्कुलेशन पाइप का चालू हो जाएगा, तो जो पानी नीचे जाएगा वो गर्म हो जाएगी, और गर्म होने के बाद उस ट्यूब में सर्कुलेट होती जाएगी। तो उससे भी हम क्या करते हैं, जियोथर्मल एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इसका लेटेस्ट प्लांट भी है, मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद है थर्मोआयनिक कन्वर्टर। तो आपको मालूम है ये जो थर्मोआयनिक कन्वर्टर होता है, इसके माध्यम से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ये जितने टॉपिक हैं बेटा, ये सारे टॉपिक पढ़ाऊँगा मैं आपको, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस जब एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा कि कन्वेंशनल सोर्स और नॉन कन्वेंशनल सोर्स में क्या अंतर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, ये कभी नष्ट नहीं होते, ये हमेशा चलते रहेंगे, इसका फ्यूल हमेशा मिलते रहेगा। इसको अलग से ये बोल सकते हैं कि अपरंपरागत स्रोत, ये कभी इसका फ्यूल नष्ट होता है क्या, नहीं होता। लेकिन यहाँ पर परंपरागत स्रोत जो है, कन्वेंशनल सोर्स जो है, ये एक समय के बाद क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे पृथ्वी से, तो इनका नामो निशान भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे पेट्रोलियम अभी मिल रहा है, 20 साल बाद 10 साल बाद पता चला पेट्रोलियम ही ख़त्म हो गया, तो फिर क्या कर लोगे आप, फिर सीधे इलेक्ट्रिक गाड़ी पे आ जाएंगे। इसलिए ई बाइक पर इलेक्ट्रिक गाड़ी पर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। सबसे पहले टेस्ला कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक बनाया, इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर बनाया टेस्ला ने, और उसके बाद धीरे धीरे हर कंपनियां उसको इम्प्लीमेंट करने लगी। तो कन्वेंशनल सोर्स जो है ये एक समय के बाद ख़त्म हो जाएंगे, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो इन दोनों में अंतर लिखने आता है। इसके बारे में एक क्वेश्चन जरूर बनेगा जीटीडी का यहाँ से। तो आज की क्लास में उम्मीद करता हूँ आपको जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ में आ गया होगा। और फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है कन्वेंशनल सोर्स और नॉन कन्वेंशनल सोर्स, इसका भी आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।